सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मुगल्स का एंड कैसे हुआ और मराठास कैसे आए, तो हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक किया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठास की लड़ाई होती है सदाशिव बाहू की, और उसमें अब्दाली जीत जाता है। और जीतने का क्या क्या कारण रहता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमने एक्चुअल में क्या कवर किया है, हमने क्या देखा है कि 1526 से 1761 में जो बैटल होती है इसमें मुगल्स आते हैं, मुगल्स ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअल में हमने ये सिनेरियो देखा। और हम इसे अगर पीछे जाएं तो होता क्या है, 1200 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है। ओके, पर जो सैयद डायनेस्टी जब आती है, आप कह सकते हैं सैयद और लोधी। अब जैसे हम सबको पता है कि ये जो लोग थे ये आपके नॉर्थ इंडिया जो है, तो ये इन्वेडर थे यहाँ से आने वाले। तो इन्होंने जितना भी कब्जा किया सिंध में, मुल्तान में और दिल्ली तक कब्जा किया, और ये फिर गंगा रिवर के साथ साथ फ्लो करना शुरू हुए, जिसमें सिर्फ आपका औरंगजेब और खिलजी नीचे साउथ की तरफ आता है। अंडरस्टूड। अब अगर हम इसको और थोड़ा ब्रॉड वे में सोचें तो क्या हो रहा है कि जो आपका इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में ये आपकी वाटर बाउंड्रीज है ना, और जो भी आ रहा है यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इधर तो हिमालय हैं बड़े बड़े, इधर कोई जा नहीं सकता। जो भी आ रहा है इधर इस रास्ते से ही आ रहा है। ओके, और आने वाले कौन है, ये वेस्टर्न। अंडरस्टूड। तो यहाँ से जब ये आ रहे हैं तो ये वाला रास्ता खाली है। ओके, तो इसमें अब मेन चीज क्या है, जब आपकी ये चीज चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1200 में कोई आया, देन 1500 में कोई आया, ये यहाँ पे मारधार चल रही है। इन बिटवीन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1490 से हलचल होनी स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। ओके, जब तक आपका बाबर 1526 में आया है, उससे कई साल पहले आपके पोर्टुगीज ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे। अंडरस्टूड। इस पे हम बात करेंगे। और दूसरी चीज क्या आपको समझ आती है कि लैंड बाउंड्रीज जितनी थी ऊपर कवर थी अरब के थ्रू, और वाटर बाउंड्री जो थी वो ओपन थी। पर हमने वाटर बाउंड्रीज का क्या पढ़ा है चोलाज में, कि एक तो उन्होंने आपका नीचे तक जीत रखा था, है ना, मालदीव्स तक, और दूसरा ये क्या करते थे, ये ट्रेड करते थे रोमन्स के साथ। ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। ओके, यहां से इधर भेजते थे, वो इनको पैसे देते थे, ट्रेड क्या करते थे स्पाइसेस का। तो यहां तक पिक्चर क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमें पता है कि रोमन एम्पायर के साथ इंडिया ट्रेड करता था चोला एम्पायर के टाइम में, तो होता क्या है 17वीं सेंचुरी में रोमन एम्पायर जो होता है ये हार जाता है अरब से। इजिप्ट और पर्शिया जो होता है अरब कैप्चर कर लेता है। अंडरस्टूड। तो लैंड बाउंड्रीज जितनी होती है वो खत्म हो जाती हैं, लैंड रूट भी आपका अरब कवर कर लेता है, नीचे कुछ होता ही नहीं है उस टाइम। तो स्पाइसेस, सिल्क, जो प्रीशियस स्टोन होते हैं ये सब बंद हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब यहाँ पे ये चीज होगी है, ऊपर वाला पूरा एरिया जब अरब ने कैप्चर कर लिया है, उसी टाइम क्या हो रहा होता है 1450, हम मिड 15th सेंचुरी में कह सकते हैं कि ईस्ट में, एक्सट्रीम वेस्ट में, आप ये कह सकते हैं यूरोप में, यूरोप के जो कॉन्टिनेंट होते हैं इनमें फैक्ट्री रेवोल्यूशन नहीं कह सकते, पर वहां पे एग्रीकल्चर काफी वास्ट हो जाता है, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो जाती हैं, बहुत एडवांस होता है यूरोप ऑलरेडी। तो जब ये एडवांस हो जाती है तो ये सोचते हैं कि हमें मार्केट चाहिए कोई, तो मार्केट के लिए क्या करना है, तो और दूसरी चीज जो यूरोप होता है उसमें पोर्टुगीज जो होता है ये उस टाइम में शिप बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब शिप बिल्डिंग स्टार्ट करें तो नेविगेशन स्टार्ट करेंगे सी के थ्रू। तो ये यही करते हैं, जैसे ही पोर्टुगीज देखते हैं कि हमें मार्केट चाहिए ट्रेड करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो वहाँ का प्रिंस हेनरी जो होता है उसको नेविगेटर कहा जाता है। तो ये वहाँ पोप निकोलस V होता है, उनको बुल देते हैं। वो बुल एक सिंबल होता है कि आप सी रूट में जाके नेविगेशन करो और देखो कि कहाँ पे मार्केट है। तो ये 1454 में ये बुल प्रोवाइड करते हैं। पर होता क्या है, अब जैसे मैंने यूरोप की बात की, तो यूरोप में और भी देश हैं, वो सारे आएंगे उस रूट से।
तो एक टोर्डेसिलास करके ट्रीटी होती है। अब ये ट्रीटी क्या होती है, जैसे आपका वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप आपने मान लिया कि ये वर्ल्ड मैप है, ओके, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यूरोप है, ये इंडिया हो गया, उसके बाद ये अफ्रीका आ गया, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं, ओके। अब ये लाइन क्या कहती है कि ये वाला जो साइड है, ये वाली क्या साइड, ईस्ट, ओके, ईस्ट साइड जो होगी वो रहेगी पोर्टुगल की। पोर्टुगल इधर नेविगेट करेगा, राइट साइड जितनी भी है वो रहेगी स्पेन की। अटलांटिक ओशन के बीच में लाइन मारते हैं। ये आपकी लाइन लगती है 1494 में, ट्रीटी साइन होती है ये, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 में, 94 में होती है ये, ओके। तो इसके बाद पोर्टुगल को लाइसेंस मिल जाता है इधर आने का। तो 1487 में केप ऑफ गुड होप के थ्रू, केप ऑफ गुड होप होता है आपका यहाँ से, मतलब ये कह सकते हैं अफ्रीका जैसे आ गए थे, यहाँ से इंडिया की तरफ आना, अरेबियन सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू, ये आपका इंडिया है। यहाँ केप ऑफ गुड होप से बार्थोलोमियो डियास ये बंदा आता है, और मई 1498 में ये शिप पहुंचता है सेकंड, ये नहीं पहुंच पाते, तो सेकंड वास्को डी गामा 11 महीनों के अंदर अंदर शिप यहाँ इंडिया में ले आता है। तो इसमें सोचने वाली बात ये है, अभी सारा थ्योरेटिकल है, कि जब वास्को डी गामा शिप इंडिया में ले आता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे इंडिया में आया तो इंडिया में एक रूलर होता है कैलिकट का, ज़ैमुरीन, वो हिंदू रूलर होता है। तो जैसे ये पहुंच जाता है तो वो भी हैरान होता है कि ये एकदम क्या आ गया, तो इसका वेलकम करता है, जैसे कि आदत होती है सभी हिंदू रूलर्स की, तो वेलकम करता है। तो इनकी डिमांड होती है कि हमें ट्रेड के लिए मार्केट चाहिए, तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें पोर्ट यूज़ करने दीजिए, ये वो करते। तो ज़ैमुरीन किसी हद तक सहमत हो जाता है कि ठीक है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उसे पर इसकी इंटेंशन का नहीं पता होता कि ये सिर्फ ट्रेड करने नहीं आ रहा, मेरी जगह ही टारगेट करेगा ये आगे, पर वो उन्हें फिर भी कहता है कि ठीक है आप ट्रेड कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ट्रेड जैसे ही सेटअप होता है तो यहाँ पे जो मार्केट होती है स्पाइसेस की, जो ये बंद हो जाती है पहले, ये वास्को डी गामा अपने साथ लेके जाता है वापस 3 महीने रुकने के बाद। अब जब ये चीज़ वापस लेके जाता है तो वहाँ के जो अदर यूरोपियन आप कह सकते हैं ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो काम ठीक है। तो ऐसे कंपटीशन शुरू हो जाता है, फिर बाकी यूरोपियंस भी आने शुरू हो जाते हैं कि यार हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो इसी तरह पहले ये आता है आपका, उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल करके आता है कैलिकट में 1500 में, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल बाद। तो ये इंडिया में आ जाता है। अब जब ये इंडिया में आता है तो उस टाइम लूट काफ़ी होती है वहाँ पे, जो लोकल्स होते हैं जैसी मेंटेलिटी रहती है वो लूटना शुरू कर देते हैं, लड़ाई होती है इसके तहत, तो इनका काफ़ी नुकसान हो जाता है पोर्टुगीज़ का। इस वजह से ये रिटर्न में फाइट करते हैं, तो फाइट करते हैं, अपने आप को बचाते हैं जैसे भी करते हैं। पर ये तो इनकी मेंटालिटी इंडियंस की रहती है, लूट लिए मर लिए। पर ये क्या करता है, उसके बाद से अपने पोर्टुगीज में बात करके फैक्ट्रीज, आप ये कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करने की बात करता है कि हमें सपोर्ट के लिए आर्मी चाहिए। तब वहाँ का जो प्रिंस होता है वो एक गवर्नर अपॉइंट करता है इंडिया में, फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मेडा। ये आप सबने सुना होगा, आई थिंक जोश मूवी में भी नाम आता है काफ़ी। तो इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं 1505 में, अंडरस्टूड। तो ये इनको 1505 में करते हैं। अब ये जो होता है ना, मुस्लिम से फाइट कौन सी होती है, जो इनके ट्रेडिंग में चैलेंज बनते हैं, अरब पीपल। तो ये उनके साथ फाइट करता है। कई बार क्या होता है कि कोई शिप आ रहा है, उनको रोक लेते हैं, तो एक इनके साथ फाइट होती है, नेवल फाइट होती है। उसमें जैसे ही पोर्टुगीज का शिप आ रहा होता है तो उधर से नेवल फाइट वहाँ पे होती है, समुद्र के बीच में अरब्स आ जाते हैं। वहाँ पे इनका काफ़ी नुकसान होता है बुरी तरह से। 1507 में इवन इनका लड़का मर जाता है, फ्रांसिस्को अल्मेडा का। फिर फ्रांसिस्को अल्मेडा ऐसी लड़ाई करता है वहाँ पे नेवल में, समुद्र के अंदर ही अरब जितने होते हैं सारे खत्म, उनका कोई भी बाल या भंग आप नहीं कह सकते कि कोई बचता है, बुरी तरह से मार देता है। और जितना इंडियन ओशन होता है उसके अपना कैप्चर कर लेता है। इस कैप्चर करने को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अंडरस्टूड। ये कोई पूछ सकता है आपसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी कब आई थी? 1507 में फ्रांसिस्को अल्मेडा के थ्रू अरब के साथ फाइट करते हुए। ओके, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इनके बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं अल्फोंसो डियर बुर्के। ये इनको कहते हैं रियल फाउंडर। ये क्या करते हैं, ये जैसे देख लिया कि एकदम से सरप्राइज आया कि किसने अटैक कर दिया, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे अपना परमानेंट बेस बना देते हैं आर्मी का, पानी के अंदर ही। प्रोएक्टिव अप्रोच, कोई आए मार दो, किसी का वेट नहीं करना कि कोई आएगा हमारा नुकसान करे दिन मारना। तो परमानेंट आर्मी का वो करते हैं। क्रिश्चियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये,
इवन इनटॉलरेंट होते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट में इनटॉलरेंट होते हैं, पर कंपैरेटिवली लो होते हैं एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस होते हैं, कट्टर क्रिश्चियंस जिसको कहते हैं, और इनका मेन उद्देश्य होता है क्रिश्चियनिटी को फैलाना, चर्चेज बनाना। तो आप देखेंगे कि गोवा इन्होंने ही कैप्चर किया हुआ था, तो गोवा में देखना कि कितनी चर्चेज बनी हुई हैं। इसके बाद नीना नैनो डा कुल्हा करके इवन काफ़ी पोर्टुगीज के रूलर आते रहते हैं, और ये आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने का कारण क्या रहता है, 1608 में विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर की कोर्ट में, तो इनको रिक्वेस्ट करता है कि मैं आ रहा हूँ तो आप ऐसे ऐसे कीजिए। तो जहांगीर भी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल की, ठीक है आओ आप। ये जैसे ही आता है, तो जब ये आता है एक तो अरब्स के साथ फाइट करनी स्टार्ट कर देता है, दूसरा जितने इंग्लिश के शिप पीछे आ रहे होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। जैसे पोर्टुगीज के आगे हैं तो इंग्लिश शिप जैसे ही आ रहे होते हैं तो उनके साथ भी बहसबाजी लड़ाई करता है, जिस वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। तो आगे जाके एक बार कैप्टन बेस्ट आ रहे होते हैं इंग्लिश के शिप पे, जिसका नाम होता है ड्रैगन शिप। कैप्टन बेस्ट 1612 में ये आ रहे होते हैं, तो इनकी और इनकी फाइट होती है जिसमें ये हार जाते हैं पूरी तरह से। इवन ये प्लस जहांगीर की सेना ये जीत जाता है बंदा। तो ये देख के ये बहुत इंप्रेस होता है जहांगीर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से एक तो यहाँ पे इनका चैलेंज हो जाता है कि जब ये पहुंच गए हैं, लैंड कर लिया वहां पे, और दूसरा 1739 में मराठास काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस मराठास क्या करते हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज नीचे की तरफ होती हैं उसको कवर करना शुरू कर देते हैं, कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी वहां पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन रहती है। तो इस तरह से पोर्टुगीज खत्म हो जाते हैं। इनके बाद डच आते हैं, तो डच के बाद आपके इंग्लिशमैन आते हैं। तो डच क्या करता है, रूल करता है सिंपल, और बैटल ऑफ सिडेरा होती है उसमें डच हार जाते हैं इंग्लिश से, और इंग्लिशमैन रूल करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इतना आप सबको समझ आ गया। तो मराठा जैसे कि आ जाते हैं, पोर्टुगीज फर्स्ट आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। जैसे पालास प्रतिहारास के केस में प्रतिहारास फर्स्ट में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। ओके, तो ये रह गया पोर्टुगीज का। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि फॉरेन इन्वेजन्स में ही आपको जो सपोर्ट करेगी आगे चल के, उसमें क्या होता है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स के नाम पे कौन कौन आते हैं, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। अंडरस्टूड। अब सबसे पहली बात की फर्स्ट पे ये आते हैं, सेकंड पे ये आते हैं, थर्ड पे ये आते हैं, फोर्थ पे ये आते हैं। जाते कौन है सबसे पहले ये जाते हैं, फिर ये जाते हैं, फिर ये जाते हैं, और ये सबसे लास्ट में जाते हैं। तो पोर्टुगीज जो फर्स्ट में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। डच का बराबर है, सेकंड पे है, सबसे पहले चले गए। इंग्लिश और फ्रेंच की काफ़ी लड़ाई होती है, एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसमें हमने सुना हुआ है। ये ज़्यादातर लड़ाई होती है साउथ में, मैसूर में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेजन में ये समझ आया आपको। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये करते कैसे हैं। ये इंडिया का मैप है, ओके। इंडिया के मैप में अब क्या होता है, जो पोर्टुगीज आते हैं आपके यहाँ पे। ओके, फर्स्ट अंडरस्टूड। डच आप कह सकते हैं यहीं पे आते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आते हैं सेकंड। जो थर्ड फ्रेंच आते हैं वो आते हैं इधर कर पौंडीचेरी। ओके, साउथ इतना हालांकि बड़ा नहीं है पर इधर आते हैं। और जो इंग्लिश आते हैं वो आते हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड। इनकी लड़ाई इतनी नहीं होती पोर्टुगीज की, इनकी कोई खास बैटल नहीं होती है, ये लॉन्ग टेन्योर ज़्यादा करते हैं, तो इनकी इतनी बैटल नहीं होती। डच की एक बैटल होती है इंग्लिश के साथ, डच खत्म हो जाते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच की आपस में बैटल होती है, और जो इंग्लिश की सबसे बड़ी बैटल होती है वो होती है जो फर्स्ट यहाँ से कहते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी
1757 में होती है। ये बैटल ऑफ प्लासी इनको एज अ ट्रेडर मर्चेंट से छोड़ के एज अ रूलर बना देती है। अंडरस्टूड? मतलब ये उस टाइम काफ़ी डाउन होते हैं, इंग्लिश आप कह सकते हैं मुगल्स के आगे, मुगल्स नहीं कह सकते, उस टाइम रूलर्स के आगे कह सकते हैं। रूलर्स के आगे रूलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंग्लिश इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो वहाँ का रूलर सिराजुद्दौला कोई ईगो पे बात आ जाती है और इनके फोर्ट्स को कैप्चर कर लेता है बंगाल के। तो ये फिर अपनी आर्मी भेजते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आता है, एक रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम चेन्नई में होता है, चेन्नई से इसको बुलाते हैं बंगाल। यहाँ पे लड़ाई होती है, बुरी तरह हरा देता है इनको, और जैसे ही हराता है इनका इस वजह से भी हारते हैं कि एक मिर्जा जाफर करके होता है सिराजुद्दौला का सपोर्टर, वो इंग्लिश मैन के साथ मिल जाता है कि इसको मारो, तो इनके साथ मिलके उसको ख़त्म कर देते हैं। अगली लड़ाई में 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। उसमें जो बंदा इनको सपोर्ट करता है वो उसको मार देते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश अपना डोमिनेशन स्टार्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसके बाद जो इनकी पॉलिसी रहती है इंग्लिश की, इनकी पॉलिसी क्या रहती है इसके बाद 1757 में ये एक्वायर करते हैं। 1757 में इंग्लिश मैन आ जाते हैं। 1857 में आपका रिवोल्ट होता है और 1947 में पार्टीशन। तो जो ये वाला टाइम रहता है ये रहता है बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन वाला। वो एक टाइप से शोषण कर रहे होते हैं कि जाओ लूटो, जाओ लूटो, जाओ लूटो। अंडरस्टूड? फ्री लेबर, सस्ती चीज महंगी बेचना, सस्ती चीज इनको भी महंगी बेचना। वहाँ पे तो महंगी बेचना ही बेचना यूरोप में, इनको भी महंगी बेचना। तो जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसके बाद 1858 में जब क्वीन ओवरटेक कर लेती है, फिर इनकी पॉलिसी थोड़ी टॉलरेंट होती है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद ही 1858 में आप कह सकते हैं डलहौजी तो हालांकि पहले चला जाता है 57 में। रेलवे लाइंस, टेलीग्राम्स, जो पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं आफ्टर 1858, यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट का काम शुरू कर देते हैं 1858 से 1947। पर उसमें भी कुछ इंटॉलरेंट चीज़ें रहती हैं, डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं। तो ये रहता है इनका सबसे मेजर 1757 से 1857 देन 1947 तक, और इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो अभी हम जो बात करेंगे, हमने पोर्टुगीज कर दी है और डच में भी इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी हमने जो बात करनी है इंग्लिश और फ्रेंच की बात करनी है, जो बहुत ही मेजर है। जो बैटल ऑफ वनडे वॉश करके एक सुनी होगी आप सबने, वो इन दोनों की बैटल होती है। इसमें कौन जीतता है? टिप्पू सुल्तान, हैदर अली जो होते हैं वो इनके साथ लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जब ये जीतते हैं तो इनकी सिख के साथ लड़ाई होती है, एंग्लो सिख वॉर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे इंग्लिश और फ्रेंच का, ताकि एक बार इनके थ्रू भी हम 1760 की लाइन तक आ जाए जहाँ पे मराठास जीते थे। उसके बाद से फिर हिस्ट्री एक लाइन में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।